Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is inflammation, inflammatory disorders, and the wound healing. Introduction. Inflammation allows inflammatory cells, plasma proteins, and complement, for example, complement and fluid to exit the blood vessels and enter the interstitial space, divided into acute and chronic inflammation. अब इन्फ्लामेशन जो होती है ना, इसके अंदर बेसिकली आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें आपके कॉम्प्लीमेंट और आपका फ्लूइड आपके ब्लड वेसल से निकल के आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाता है। और इन्फ्लामेशन दो तरह की है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है कि हमें एडिमा मिलता है और साथ हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं टिश्यूज़ के अंदर। ये जब कोई इन्फेक्शन होगी उसके रिस्पॉन्स में एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, ताकि हम पैथोजेंस को एलिमिनेट कर सकें, या फिर टिश्यू नेक्रोसिस के रिस्पॉन्स में होती है जब आपने डेब्रिस को क्लियर करना होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर, इसकी लिमिटेड स्पेसिफिसिटी होती है और इसमें हमें इन्नेट इम्यूनिटी मिलती है जो हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन में मिलती है। नाउ वी विल स्टार्ट द मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स में सबसे पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स आते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके मैक्रोफेजेस आते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस और आपके डेंड्राइटिक सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवेटेड बाय द पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स से ही एक्टिवेट हो जाते हैं, डेट आर कॉमनली शेयर्ड बाय द माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स के ऊपर पैम्स होते हैं जो कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं, कि पैथोजन के साथ आपके एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, जिनसे आपके जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल आपके इनेट इम्यून सिस्टम के जो सिस्टम सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस के ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर होंगे, और टॉल लाइक रिसेप्टर आपके पैम्स से एक्टिवेट हो जाते हैं। और पैम्स बेसिकली आपके पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, जो CD14 होता है जो कि को रिसेप्टर होता है टोल लाइक रिसेप्टर 4 के लिए, मैक्रोफेजेस के ऊपर होता है, और ये रिकग्नाइज कर लेता है लाइपोपॉलीसेक्राइड को, जो कि एक पैम्प होता है ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पैम्प्स जो होते हैं, जिसमें एक लाइपोपॉलीसेक्राइड होता है, उसको CD14 जो है ना, वो मैक्रोफेजेस के ऊपर CD14 होता है जो कि एक टॉल लाइक रिसेप्टर है, वो रिकग्नाइज कर लेता है लाइपोपॉलीसेक्राइड्स को, जो कि एक पैम्प होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक लाइपोपॉलीसेक्राइड होगा जो कि एक पैम्प होता है, और उसको CD14 टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक्टिव जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन होती है उसकी वजह से आपके NF कैपा बीटा की अपरेगुलेशन हो जाती है, एंड न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द मल्टीपल इम्यून मीडिएटर्स। अब जब NF कैपा बीटा जब आपका अपरेगुलेट हो जाता है, उसकी वजह से आपके बहुत सारे इम्यून मीडिएटर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जैसे कि आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं, और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में भी। Arachidonic acid metabolites. Arachidonic acid metabolites is released from the phospholipid cell membrane by the phospholipase A2 and then acted upon by the cyclooxygenase or 5-lipoxygenase. इलेक्ट्रॉनिक एसिड के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपकी फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे रिलीज़ होते हैं, और इसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करती है। फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करती है और आपकी सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर साइक्लोऑक्सीजनेज या फिर 5-लाइपोक्सिजनेज एक्ट करती है। जो साइक्लोऑक्सीजनेज होती है वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स के ऊपर एक्ट करके, और जो 5-लाइपोक्सिजनेज होती है वो ल्यूकोट्राइन्स को प्रोड्यूस करती है। जो फॉस्फोग्लैंडिन्स I2, D2, E2 होते हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं और वास्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 होते हैं वो पेन और फीवर को मीडिएट करते हैं। E2 पेन एंड फीवर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2, D2 एंड E2, I2, D2, E2 आपकी वेजोडाइलेशन भी कराते हैं और साथ आपकी वास्कुलर परमेबिलिटी को भी ज़्यादा करते हैं। वेजोडाइलेशन एंड वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। 5-लाइपोक्सिजनेज आपकी ल्यूकोट्राइन्स आपकी ल्यूकोट्राइन्स को प्रोड्यूस करती है। जो ल्यूकोट्राइन्स B4 होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। जो ल्यूकोट्राइन्स C4, D4, E4 आपके स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस होते हैं, जो कि आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म कराते हैं, साथ आपकी वास्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। C4, D4, E4 आपका ब्रोंकोस्पाज्म कराएंगे, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे, साथ आपकी वास्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने I2 पढ़े, D2 पढ़े, E2 पढ़े, वो वेजोडाइलेशन करा रहे हैं और रात वास्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करनी है। और जो E2 होते हैं वो पेन और फीवर को भी मीडिएट करते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स B4 होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, और साथ उनकी अट्रैक्ट और एक्टिवेट दोनों करते हैं।
उसके बाद आते हैं हमारे पास मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आपके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, और ये अगर टिश्यू का कोई ट्रॉमा होगा या कॉम्प्लीमेंट C3a प्रोटीन्स और 5a, 3a कॉम्प्लीमेंट 3a और कॉम्प्लीमेंट 5a से भी एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर जो आपकी क्रॉस लिंकिंग होती है आपकी ऑफ सेल सरफेस IgE बाय द एंटीजन। जब कोई एंटीजन आपकी IgE जो आपके सेल की सरफेस के ऊपर होता है उसके साथ बाइंड करता है तो आपके मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर टिश्यू का अगर ट्रॉमा होगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट C3a एंड 5a से एक्टिवेट हो जाते हैं।